everyone, welcome back to another video। तो कैसे हैं आप लोग? I hope you are doing great और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। So guys, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये है मुस्लिम महिला बोली मुझे नफरत है कि मैं किधर पैदा हो गई। So guys, ये बात क्या हो गई, तो चलते हैं देखते हैं इस वीडियो को कि ऐसा क्यों कहा गया है। ये वीडियो है फेस टू फेस की बाय रिजवान अहमद सर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। सो हियर वी गो। एक मुसलमान लड़की ने मुझसे जब वो व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर रही थी, देखिए मुझे क्या लिख के भेजा है। देखा साथियों, मुसलमान लड़की लिख रही है, आई हेट मैं कहाँ पैदा हो गई। तुमने अपने घर के ड्राइंग रूम में उन औरतों को इंसाफ नहीं दिया, इसलिए वो निकल के चौराहे पे गई, कोर्ट में गई, और जब बाहर घर की औरत निकलेगी तो अफसाने तो बनेंगे। देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब समान विधि, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो करोड़ी लाल मीना साहब ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल यूसीसी का पेश कर दिया। बिल को कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन ऐसे मुद्दों पर चर्चा समाज में होती रहनी चाहिए। जो समाज, जो इंसान, जो परिवार, जो कुनबे अपनी फॉल्ट लाइंस और अपने कॉन्ट्रडिक्शंस पे चर्चा नहीं करते, वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं गुमनामी में खो जाते हैं या मुख्य धारा से अलग कट जाते हैं। दो पहलू हैं यूसीसी के। यहाँ पर मैं और कम्युनिटीज़ की बात नहीं करूँगा, माइनॉरिटी जो कहलाती हैं या दूसरे जो वर्ग हैं, मुख्यतः मैं मुस्लिम्स की बात करूँगा। कुल मिला के यूसीसी का जो ये आधार है इस लड़ाई का, वो है कुरान शरीफ। मैंने दोस्तों हाल में ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि दिन प्रतिदिन यूसीसी की जो तलब है या यूसीसी की जो मेरे मन में जो एक ख्वाहिश है, वो मेरी और प्रबल होती जा रही है। होता ये है साथियों कि पहले प्रश्न ये उठता है कि यूसीसी की मांग गरमाई कैसे, उसने तेजी कैसे पकड़ी। आप गाड़ी पर जा रहे हैं, बड़ी आसान एनालॉजी से समझाता हूं आपको। पुलिस वाले ने ओवर स्पीडिंग पर रोक लिया, क्या वो सिर्फ ओवर स्पीडिंग पे फाइन करेगा? नहीं, फिर वो कहेगा कागज दिखाओ, फिर वो कहेगा लाइसेंस दिखाओ, फिर वो कहेगा इंश्योरेंस दिखाओ, फिर वो कहेगा नो पोल्यूशन दिखाओ। यही होगा ना। एक बार कागज आपका इनकम टैक्स के चक्कर में फंस गया तो वो उसी कागज पे समाधान नहीं निकालेंगे, पूरा आपका बही खाता खोल के बैठ जाएंगे। जब भी हम किसी प्रिविलेज का, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, यहां पर मैं कहूंगा प्रिविलेज का उल्लंघन करते हैं, वायलेट करते हैं, उसका चीरहरण करते हैं, तो वो चीज समाज की नजरों में आ जाती है। वो तो आते ही आती है जहां आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द भी की चीजें आपकी नजरों में आ जाती हैं। यही हुआ है यूसीसी के साथ कि जितना उल्लंघन हम मुसलमानों ने पर्सनल लॉ का किया है, जी हाँ साथियों, आप लोगों को इस बात से ताज्जुब होगा, आप लोगों को जितना नजर आता है, आप लोग अपनी जगह सही हैं, आप उतने ही बोल देते हैं। वाकई शरीयत को हाईजैक करके मौलानाओं ने और पढ़े लिखे मुसलमानों ने जिस तरह के शरीयत को तोड़ा और मरोड़ा है, यही वो वजह है कि आज यूसीसी की मांग उठ रही है। और यही वो वजह है कि मैं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से हमेशा इसको प्रमोट करता हूं, प्रोपोगेट करता हूं, एडवोकेट करता हूं कि देश में यूसीसी होना चाहिए। क्योंकि मैंने रोती हुई औरतों को देखा है, उनसे बात की है। शाहबानों से लेकर, सायरा बानों से लेकर जितनी भी लड़कियां आज तक औरतें सुप्रीम कोर्ट गई हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं थी। वो हमारे ही समाज से निकल के गई थी। हमने जब अपने समाज में, अपने घर में, अपने कुनबे के अंदर उन्हें उस परेशानी का, उस अनैतिक शरीयत का जो हम लोगों ने बना रखी है, जब हमने उसका समाधान नहीं दिया, तो वो निकल के हमारे घर से चौराहे पर गई और न्यायालय गई। और जब चौराहे पे गई और न्यायालय गई तो तमाशा तो बनेगा। और जब तमाशा बना तो तुम कहने लगे, यानी गटर छाप मौलाना और गटर छाप पढ़े लिखे मुसलमान कहने लगे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगर तुम्हारा ये पर्सनल मैटर था तो उस लड़की को तुम चौराहे तक जाने ही ना देते, उस लड़की को तुम कोर्ट तक जाने ही ना देते। उसका समाधान इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए उसका समाधान अगर तुम घर में कर देते तो तुम्हारी शरीयत चौराहे तक जाती नहीं। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीजों में आप लोगों को बताता हूं कहां कहां शरीयत के नाम पर मुसलमान औरत के साथ धोखा हो रहा है। हिंदू औरत को भी लेकर चलूंगा। सबसे पहला, महर को इन गटर छापों ने एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बना दिया।
महर एक शुक्राना था, एक नजराना था जो मुस्लिम मर्द अपनी औरत को शादी के वक्त देता था, उसे ये बताने के लिए, अपनी शुक्र का एहजार करने के लिए, अपनी मोहब्बत का एहजार करने के लिए, और उसे ये बताने के लिए कि देख शादी के वक्त ही मैं तुझे ये दे रहा हूं, अपनी हैसियत एज अ गिफ्ट दे रहा हूं कि मैं तेरा लालन पालन, तेरा खाना पीना, तेरा कपड़ा लत्ता देख सकता हूं। वो लोग खाते पीते लोग जो करोड़ 2-2 करोड़ के घरों में रहते हैं, 20-20 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं, महर के नाम पर लिखवाते हैं आज की तारीख में भी 51,000 रुपए। जो मैं दिल्ली से हिना मुख्तियार का केस देख रहा हूं, उसका खाता पीते परिवार में उसकी शादी हुई थी, उसका महर लिखा हुआ है 25,000 रुपए। कुछ दिन पहले मैंने एक मुकदमा देखा, उसका महर लिखा हुआ था 11,000 रुपए। महर एक शुक्राना भी था, नजराना भी था, लेकिन एक लड़की के पास एक मुश्त शादी के वक्त एक पैसा पहुंच जाता था। ये मान लीजिए कि आज एक लड़की की अगर शादी और तुम्हारी अगर औकात है, तुम अगर 2 करोड़ के मकान में रह रहे हो, तुम्हारी शादी में अगर 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए लग रहे हैं, तो अगर एक लड़की को 10-15 लाख रुपए का आदमी महर लिखाए और शादी के दिन दे और वो लड़की उसकी एफडी करा दे, तो फिर भी कहीं ना कहीं बुरे वक्त में वो पैसा या उसका वो गोल्ड खरीद ले अपने लिए, बुरे वक्त में उस परिवार या परिवार से ज़्यादा उस लड़की के काम आएगा। इन लोगों ने शरीयत के नाम पर महर तलाक देने की कीमत बना दिया। ये हुआ महर की बात। दूसरी बात बताऊं, जो एक मैटर देख रहा हूं, और देखिए एक लड़की ने, एक मुसलमान लड़की ने मुझसे जब वो व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर रही थी, देखिए मुझे क्या लिख के भेजा है। देखा साथियों, मुसलमान लड़की लिख रही है, आई हेट, मैं कहाँ पैदा हो गई। वो लड़की अपनी पटना की है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है। आप लोगों को ताज्जुब होगा साथियों कि जो हम मुस्लिम्स में जो लड़की को हक दिया गया है, जो हम मुसलमानों में जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है या जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, आसान भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, उसमें अगर एक बेटे की मृत्यु हो जाती है और वो प्रॉपर्टी अभी पिता के ही नाम है, जो आमतौर पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी में ऐसा ही होता है, कोई बेटा ये नहीं कहता कि पहले इसका बंटवारा कर दीजिए, पिताजी के मरने के बाद, अब्बा के मरने के बाद बंटवारा होता है। तो अगर कोई पुश्तैनी संपत्ति है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, मेरी है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे एक बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से मेरी बहू को कुछ नहीं मिलेगा, उसमें से मेरे पोते को कुछ नहीं मिलेगा, उस प्रॉपर्टी में से मेरे बेटे के मरने के बाद मुस्लिम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में, सक्सेशन में वो ब्रांच कट हो जाती है और वो दायरे के बाहर निकल जाती है प्रॉपर्टी के। अगर एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनके कोई इशू, कोई बच्चा नहीं है, तो उस मुसलमान औरत को भी अपने हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी, 3/4 पे परिवार के और लोगों का हक हो जाएगा। जो हम लोग बड़ी शान से बोलते हैं कि मुसलमानों में लड़कियों से पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज़ के लिए पूछा जाता है कि साहब लड़की से तो हमसे 3 बार पूछा जाता है कि निकाह करेगी या नहीं गई, इतने अधिकार दिए गए, प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया। तो अगर तुम्हें वहाँ प्रॉपर्टी का इस्लाम में लड़कियों को अधिकार दिया गया, तो यहाँ हिंदुओं में स्त्री धन दिया गया, और स्त्री धन इतना कि लड़की अपना बुरे वक्त में गुजारा कर ले। अगर हम मुसलमान लड़की से 3 बार पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो वो 2, 4, 5, 10 आदमियों के सामने, बीच में पर्दा होता है, मौलाना साहब 3 बार पूछते हैं, 3 बार वो बोल देती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। और हम लोग इस बात को बड़ा सीना ठोक के बताते हैं, वरमाला भी जब तक हिंदू नहीं लड़की डालती तब तक शादी नहीं होती, जब तक वो 7 फेरे नहीं लेती तब तक शादी नहीं होती। निकाह कबूल तो 10-20 आदमियों के सामने किया जाता है, वरमाला तो 1000-2000 के सामने डाली जाती है। तो हर धर्म में, हर मजहब में, हर वर्ग में, हर प्रांत में लड़की को प्राथमिकता शादी में दी जाती है, कहीं पूछ के दी जाती है, कहीं किसी और तरीके से दी जाती है कि बिना वरमाला माने या बिना 7 फेरे लगाए लड़की की शादी संपन्न नहीं होगी। चाहे वो मना कर दे मैं फेरे नहीं लगाऊंगी, वरमाला नहीं डालूंगी, तो क्या शादी संपन्न होगी? नहीं होगी। जैसे मुसलमान में 3 बार कबूल नहीं बोला तो शादी नहीं होगी। तो ये मत समझा करो मुसलमानों के अधिकार सिर्फ मुसलमान औरतों को दिए गए हैं और हिंदू औरतों को नहीं दिए गए हैं। आप अपनी लड़की की शादी करते हैं, उसका निकाह करते हैं, लड़के की एक हैसियत आंकते हैं कि ये उसका मकान है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी हैसियत है, ये उसकी आमदनी है, चलो हम अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, जो भी उसकी हैसियत हो, जो भी आपकी हैसियत हो, इस पर मैं नहीं जाना चाहता।
आपने लड़की की शादी करके सोच के कि मैं इस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, 3 साल बाद वो आदमी दूसरी लड़की ब्याह के ले आता है। अब आपका क्या होगा? आप कुछ कर नहीं सकते, आप उस शादी को रोक नहीं सकते। उस लड़की का क्या होगा जिसने ये सोचा कि ये मकान मेरा है कम से कम, और 3 साल बाद उसकी सौतन उसी घर में आ जाती है, कहो उसी बेडरूम में आ जाती है। तो उसने जो सोचा था, जो सपने देखे थे, वो एक झटके में आधे रह गए कि इस प्रॉपर्टी में से मेरे 2 बच्चों को भी कुछ मिल जाएगा। 3 साल बाद शौहर दूसरी बीवी ब्याह के लिए आता है, दूसरी तक बात कर रहा हूं, तीसरी चौथी की तो कर ही नहीं रहा हूं। चौथी ले आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी एक चौथाई रह जाएगी। ले आता है, उसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, अभी भी एक असम के एक घटिया नेता ने बोला था कि भैया हम तो शादी कर लेते हैं, हिंदू का तो कहीं अफेयर चल रहा होता है। अरे जाहिलों, अगर अफेयर भी कहीं चल रहा होता है ना तो वो अलग से इंतजाम करके उसको देता है। अपनी बीवी के जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, उसके घर में उस बीवी को लाने का उसको अधिकार नहीं है, और उस घर में उस बीवी की प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। और उस औरत से भले उसके बच्चे हो रहे हैं, वो औरत इतना जानती है कि मेरे घर में इसका हक नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी में इसका हक नहीं है। वो ये सोच के ही उससे निकाह करती है, या सॉरी ये वो सोच के ही उसके साथ शादी करती है कि जो मैं कर रही हूँ ये इलीगल कर रही हूँ, मेरी मैरिज वैलिड नहीं है, वरना तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है, लेकिन बात उन्होंने बहुत ही पते की है कि एजुकेशन, देखो सारे सिनेरियोस को देख के ना यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि मुस्लिम्स जो गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको एजुकेशन देनी बहुत जरूरी हो गई। और आज के दौर में जो वक्त हमारा चल रहा है उसके हिसाब से गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि उनके भी राइट्स हैं, और उनके क्या राइट्स हैं वो उनको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल हमारे जो मुस्लिम्स जो हैं लोग, मर्द मैं कहूंगी, देखो आई डोंट नो कि मुझे कितने मुस्लिम्स देख रहे हैं, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही और किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं आपको भी बता रही हूँ। बट देखो बात यहाँ पर आती है राइट्स की। तो जो मर्द हैं, आदमी हैं, वो ये समझ के बैठ गए हैं कि इस्लाम में 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां भाई राइट है, जायज है, हम कर सकते हैं, पहली बात। फिर वो ये चीज तो देखते हैं, और जब भी शादी की बात पे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो वो कहते हैं इस्लाम में इजाजत है तो तुम्हें क्या मसला है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अगर एक इंसान को इस्लाम में जायज है कि 4 शादियां की जाए तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। अगर इस्लाम में ये बताया गया है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, तो इस्लाम में और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो आपको उसको भी तो फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि शादियों वाली कॉन्सेप्ट को आप बाद में रखिए, पहले आप वो चीजें तो फॉलो कर लें जो इस्लाम ने आपको बताई हैं। इस्लाम ने आपको पहली बीवी के हिसाब से बताई हैं कि आप शादी करो, जायज तरीके से करो, अपनी बीवी को हर तरह की फैसिलिटी दो, जरूरियात उसकी पूरी करो, उसको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उसको अपना एक घर दो, उसको हर वो चीज दो जो वो डिजर्व करती है, और आप उसके साथ रहो, खुश रहो। जरूरी नहीं है कि आप 4 शादियां करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको अगर बहुत ज्यादा नीड है, या फिर आपको लगता है कि आपकी पहली बीवी में से बच्चा नहीं है, या फिर आपको लगता है कि जो दूसरी लड़की है वो शायद इस कंडीशन में है कि उससे कोई और शादी नहीं कर सकता और आप उसका सहारा बन सकते हो, तो आप उससे शादी करो। इसमें आपको गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि एक ऐसे इंसान के लिए हाथ उठाना, उसके बारे में सोचना, उसको सपोर्ट करना जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी की जिंदगी बनाने के लिए, बजाय इसके कि आप अपनी हवस के लिए, अपनी ठरकपन के लिए जो है आप उससे दूसरी शादी करके बैठ जाओ, और पहले बीवी बच्चे जो है ना उनको खाने को है ना पीने को है, और उनके राइट्स भी उनको नहीं दिए जा रहे, और उन्हीं के सामने दूसरी बीवी लाके बिठा दो। तो ये एक नाजायज बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दूसरा सेपरेट घर बनाओ, उस सेकंड बीवी को वहां पर रखो। तो मैं तो कहती हूँ दूसरी बीवी करने से पहले सोचें 10 बार कि क्या आप सही कर रहे हैं ये काम शादी करके, और फिर आपके उनको अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को राइट्स दे रहे हैं। जब आप खुश हैं अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी बीवी या तीसरी बीवी लाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सही मैनेज कर सकते हो और आपको लगता है कि हाँ दूसरी वाइफ होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, तो फिर ठीक है उनको रखो, लेकिन उनको पूरा राइट दो। ऐसा नहीं है कि
दूसरी कहने के बाद पहली वाली को कचरा समझ के आप उनको साइड पे कर दो झाड़ू से, ठीक है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यार, आपको बहुत सारे आपके पास राइट्स हैं, जैसे आप शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो आपको लड़की जो होती है ना वो आप पे जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप आकर ये बोलो हक महर में आप मतलब उसको कुछ नहीं दे रहे हो, आप उससे, आजकल का हमारा सोसाइटी ऐसी हो गई, टू बी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को ऐसे फील कराते हैं जैसे उन लोगों ने उन पर एहसान कर लिया है लड़की से शादी करके, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो ये समझते हैं कि एहसान कर लिया, जबकि रियलिटी ये है कि ये शादी करके लड़की को नौकरानी बनाकर लेकर आते हैं, नौकरानी बनाकर लेकर आते हैं, उनसे कपड़े धुलवाने, घर संभालना, बच्चों की मशीन समझ लेना कि बच्चे पैदा करके देगी, खाना पकाना, फैमिली का ख्याल रखना। इस मामले के लिए इन्होंने अपनी इज्जत से कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना एक वाइफ ला के रख दी होती है। आजकल की मैं बात कर रही हूँ। उसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो सेकंड वाइफ जो है वो याशियों के लिए लाई होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यार इनको ये अपना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है कि वाइफ कोई मेड नहीं है, उसका काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे, अपने घर को सेट करे, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी करना है। यू हैव टू डू ऑल्सो द सेम थिंग। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको भी करनी है। आप मुस्लिम्स हैं तो इसका डजंट मीन कि आप में एक ईगो है कि नहीं यार ये घर का काम मैंने नहीं करना, या मैंने अपनी माँ बाप को एक मासी लाकर दे दी है सफाई करने के लिए, खिदमत करने के लिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल की हमारी लोगों की सोच ये है, जब भी शादी करते हैं सास माँ बोलती है लड़के की, बेटा आप शादी कर लो, उम्र हो गई है, वैसे भी अभी हम भी बूढ़े हो गए, हमारा भी कोई ख्याल रखने वाली है, घर को संभाले, खाने पका कर दे। अरे भाई तुम मासी लेकर आ रहे हो, बेटे से शादी की बात कर रहे हो या मासी लाने की बात कर रहे हो? तो बात है सोचने की। तो इस तरह के सिनेरियोस बहुत सारे मिलते हैं जो कि आजकल मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं कहूँ तो लड़कियों को एजुकेशन देने की जरूरत है। उनको इतना पढ़ाओ, इतना समझाओ ताकि आने वाले वक्त में वो अपने पापा की जैसी शहजादियां बन के रही है ना, वो अपनी लाइफ में भी वैसे शहजादियां बनकर रहें, किसी 2 टके के इंसान की वजह से अपनी जिंदगी को स्पॉइल ना करें। और मुझे यहाँ पे आयशा याद आ रही है, तो आयशा के साथ भी यही जुल्म हुआ था ना। वाइफ जो है वो बेचारी परेशान बैठी हुई थी और जो है वो हस्बैंड अफेयर चला रहा था। एट दी एंड उस बेचारी ने जाके सुसाइड ही कर लिया, उसने कहा जान छोड़ो। तो यार मैं उस वीडियो को कभी नहीं भूल सकती। खैर ये मुंह पे थप्पड़ लगाया है आयशा ने सही वाला जाते जाते, लेकिन बहुत अच्छा किया। मैं इस बात से बहुत खुश हुई हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब वो इंसान पूरी जिंदगी सोचता रहेगा कि मैंने क्या कर दिया। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आयशा के लिए मुझे बहुत दुख है कि आयशा की जिंदगी चली गई, लेकिन जाते जाते जो आयशा ने ये वीडियो बनाकर लगाई है ना, इससे उस इंसान की जिंदगी भर उसको सबक मिल गया। आंख उठाकर नहीं देखेगा अब सबके सामने। तो खैर आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।